गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, हम लोग प्रीवियस वीडियोस में हमने कुछ ग्रामर के टॉपिक्स कंप्लीट किए थे। आज फिर हम अपनी बुक पे आते हैं और बुक का हम फर्स्ट चैप्टर तो रीड कर चुके थे जो हमारा मार्गी और टॉमी का था, द फन दे हैड। काफ़ी अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा और होप सो कि उसके क्वेश्चन आंसर्स का जो होमवर्क मैंने दिया था काफ़ी इजी क्वेश्चन आंसर्स है, वो भी आप लोगों ने कर लिया होगा। अब हम लेसन 2 पढ़ते हैं, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। द साउंड ऑफ म्यूज़िक एवलिन ग्लैनी की एक स्टोरी है। एवलिन ग्लैनी काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। देखिए, मोटिवेशन कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता, हमारे आसपास की चीज़ों में ही हमें मोटिवेशन मिल जाता है। किसी को देखकर जो भी कुछ सीखा जाए वो अपने आप में मोटिवेशन ही कहलाता है। यहाँ पर एवलिन की स्टोरी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन है कि अगर हम कुछ ठान लेते हैं करने का, तो आप अगर अपने मोटो तक पहुंचने के लिए, अपने एम तक पहुंचने के लिए अपने आप को मजबूत कर लेते, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते, तो फिर आपको उस एम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पे जो एवलिन की स्टोरी दे रखी है, ये जाइलोफोन एक ड्रम जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑर्केस्ट्रा के साथ आता है। जाइलोफोन प्लेयर है। जनरली ड्रमर लड़कियां नहीं होती है ना। लड़कियां क्या बजा लेती हैं? गिटार, वायलिन, पियानो, सितार, ये सारे इंस्ट्रूमेंट बजा लेती हैं। जाइलोफोन जैसा जो एक टिपिकल कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है, वो नहीं बजाती है। ऐसे में एवलिन का जो कैरियर था काफ़ी बचपन से ही स्टार्ट हो गया। वो एक बहुत अच्छी जाइलोफोन प्लेयर बनी और ऑल ओवर द वर्ल्ड उसने बहुत नाम कमाया। प्लस अब इसमें मोटिवेशन क्या था? मोटिवेशन ये था कि 11 इयर्स की जब एवलिन हुई तब उसके मदर को ये पता चला कि धीरे धीरे उसके सुनने की कैपेसिटी कम पड़ गई है। उसकी जो हियरिंग से रिलेटेड कोई वेन थी वो डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से अब लाइफ टाइम एवलिन सुन नहीं सकती है, यानी कि डीफ है। ऐसे में ना तो उसका कोई फ्रेंड था, ना उसका कोई आगे का फ्यूचर था। एक मोमेंट ऐसा आया था जब डॉक्टर ने ये कह दिया कि आपकी बेटी डीफ है, तो ये जानकर एवलिन को भी बहुत ही दुख पहुंचा। एक ब्लैकआउट सा हो गया कि अब लाइफ ख़त्म है, कि अब हम क्या करेंगे, अब एवलिन क्या करेगी। ऐसे में उसके म्यूज़िक के इंटरेस्ट को देखकर उसकी मदर ने उसको म्यूज़िक की तरफ टर्न किया कि म्यूज़िक बजाए ताकि उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो, फ्रेश हो जाए। अच्छा देखिए, एडनॉर्मल, जब नॉर्मल इंसान होता है, नॉर्मल इंसान को भी सपोर्ट करने वाले बहुत कम मिलते हैं, तो एडनॉर्मल इंसान को सपोर्ट करना तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। एडनॉर्मल इंसान को तो कोई सपोर्ट करता ही नहीं होगा। तो ऐसे में उसकी मदर कई सारे इंस्टीट्यूशन में उसको लेके घूमी कि कोई उसको एक ऐसा इंस्ट्रक्टर मिल जाए जो उसको सिखा सके। और ऐसे में एक पर्सन ने उसके इस पैशन को देखा और उसको जाइलोफोन के लिए इनकरेज किया। अब एक बहुत अच्छा पार्ट इस लेसन का एक आता है पॉइंट, जब एवलिन को पूछा जाता है कि आप डीफ हैं तो आप म्यूज़िक कैसे सुनते हो, तो उसने कहा कि मैं म्यूज़िक को सुनती नहीं हूँ, मैं म्यूज़िक को फील करती हूँ। यानी कि जब इंसान किसी चीज़ को फील करने लग जाए, आप 100 on 100 उसको दे देते हो। अपना 100 on 100 जब इंसान देता है तभी वो चीज़ फील कर सकता है। आपको जैसे जैसे आप लेसन पढ़ते जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड मोटिवेशन से रिलेटेड सीखते जाएंगे। अब हम इस लेसन को लाइन टू लाइन रीड कर रहे हैं, ठीक है? यस, पार्ट 1 है इसका। इसके दो पार्ट हैं, एक है शहनाई से रिलेटेड, एक है एवलिन से रिलेटेड। एवलिन ग्लैनी लिसन टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। एवलिन ग्लैनी जो थी वो साउंड को सुन सकती थी बिना सुने। यानी कि किससे सुन सकती होगी? अपने सेंसेस से, अपने बॉडी पार्ट से, अपने सिक्स्थ सेंस से वो सुन सकती होगी। बिफोर यू रीड, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. भगवान ने, यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन से स्टार्ट हुआ है लेसन, कि भगवान ने उसे उसकी सुनने की क्षमता, उसकी सुनने की कैपेसिटी ज़रूर छीन ली थी,
लेकिन बदले में ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उसको बदले में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़रूर दिया था। वॉट वी हेयर शी फील्स, जो हम सुन सकते हैं वो चीज़ वो फील करती थी। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और इतना डीप से फील करती थी जितना हम गहराई से सुन भी नहीं सकते हैं। यानी कि उसने लोगों को फील करना, उसने चीज़ों को फील करना स्टार्ट कर दिया था। आप जब किसी चीज़ को फील कर लेते हो ना, दैट मीन्स वो आपके अंदर तक उतर गई है। अब आप जैसे एक नॉर्मल हम साइंस का चैप्टर लेते हैं, एक मैथ्स का चैप्टर लेते हैं, ठीक है, आप जब टीचर आपको ब्लैक बोर्ड पे करवा रहा होता है, राइट, आप उसको कॉपीराइट करते हैं, और जब आप खुद करने जाते हैं तो आपको वो चीज़ नहीं आती है। आपको क्या क्या कहा जाता है यहाँ से कि आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करो, उसको समझो, और जो चीज़ समझ ली जाती है, जो चीज़ दिमाग में उतार ली जाती है, वो फिर आपको किसी भी वे में आपके सामने क्वेश्चन बन के आए, उसका आंसर आपको बहुत जल्दी से मिल जाता है। तो यहाँ पर वो हम सुन सकते थे, वो चीज़ें वो फील कर सकती थी। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, और इसीलिए क्योंकि म्यूज़िक उसने सीखा नहीं था, म्यूज़िक उसने फील किया था, इसलिए वो बहुत ही अच्छा म्यूज़िक प्रेजेंट भी कर लेती थी। अब यहाँ पर हम लाइन टू लाइन आ रहे हैं। रश ओवर क्राउड्स जॉसली फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, a slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train। यहाँ पर एक सीन है, रेलवे ट्रेन प्लेटफॉर्म का एक सीन है जिसमें एक गर्ल के बारे में बताया गया है कि एक गर्ल है जो थोड़ी सी एक्साइटेड है और थोड़ी सी नर्वस भी है, और ट्रेन के आने की वाइब्रेशन से उसको पता चलता है कि ट्रेन जो है वो आने वाली है। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from the Scottish farm। Scottish farm का इतना छोटा टीनेजर, यानी कि वो सिर्फ 17 ईयर्स की थी, ऐसा कोई भी रॉयल एकेडमी का स्टूडेंट नहीं था जिसको इतनी यंगर एज में वहाँ पर एडमिशन मिल गया हो या यहाँ पे परफॉर्म करने गया हो। बट दिस uprising musician faced a bigger challenge than most। She was profoundly deaf। और एक स्कॉटिश गर्ल को वहाँ पर एक बहुत गोल्डन चांस मिला, और ये सबके लिए बहुत ही प्राउड की बात थी। लेकिन उससे भी प्राउड की बात ये थी कि वो 17 ईयर गर्ल जिसकी बात की जा रही है वो कम्प्लीटली डीफ थी, यानी कि पूरी तरह से सुनने में अनेबल थी। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअली, उसकी जो सुनने की जो कैपेसिटी थी या उसका जो सुन नहीं सकती थी वो बहुत ही ग्रेजुअली गई थी। कैसे गई थी? हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 years old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। द कॉल हर नेम एंड शी डिडंट मूव। अब ये 8 साल की उसकी मम्मी ने फर्स्ट बार, उसकी मदर ने फर्स्ट बार ये चीज़ नोटिस कब की? जब 8 साल की एवलिन को बार बार उसका नाम अनाउंस करके पियानो प्ले करने के लिए बुलाया जा रहा था, लेकिन फिर भी एक बच्ची अपनी जगह से नहीं उठ रही थी, मूव नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसको सुनाई नहीं दे रहा था। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड। उसकी मदर क्या कह रही है? तब मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि वो बच्ची सुन नहीं पा रही है या सुन नहीं सक रही है। सेज इसाबेल ग्लानी। इसाबेल यहाँ पे कौन है? एवलिन की मदर है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफिटनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। और धीरे धीरे चीज़ एवलिन को भी बहुत गहरी तरह से पता चलने लग गई, क्योंकि बार बार उसके साथ ये चीज़ें होने लग गई कि वो सुन नहीं पा रही है। ये चीज़ उसको रियलाइज़ करवाई उसके टीचर्स ने और उसके फ्रेंड्स ने, किसी गलत वे में ही रियलाइज़ करवाई, तभी वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती गई। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist।
अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ी होती गई ना, धीरे धीरे उसके मार्क्स कम आते गए, क्योंकि क्लास में जब वो टीचर्स को नहीं सुन पा रही थी तो ऐसे में उसके मार्क्स का कम आना एक नेचुरल थिंग थी। और उसके प्रिंसिपल ने, उसके हेड मिस्ट्रेस ने उसके मदर को सजेस्ट किया कि वो जाके उसको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हेयरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअली नर्व डैमेज। किसी नर्व के डैमेज होने की वजह से वो अब सुन नहीं सकती है। ये एक दुखद घटना उसके साथ 11 इयर्स की एज में हुई थी। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to the school for a deaf। अब उनको ये एडवाइस दी गई कि एक एड्स होते ना, आपने देखा होगा, जो बच्चे नहीं सुन पाते उनके कान में एक मशीन डाली जाती है, तो या तो वो मशीन डाली जाए जिससे थोड़ा बहुत वो कुछ सुन सके और उसको डीफ स्कूल में डाला जाए। ऐसे बच्चों के लिए जो एडनॉर्मल से होते हैं उनके लिए एक स्पेशल स्कूल होता है जहाँ पर उनको पढ़ने के लिए भेजा जाता है, तो उस स्कूल के लिए उसको सजेस्टेड किया गया। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन के लिए ये एक्सपेक्ट कर पाना कि वो डीफ है, अब नहीं सुन सकती है, एक नॉर्मल चाइल्ड नहीं है, एक एडनॉर्मल बेबी है, और ऐसे में उसके साथ उसको एक अलग स्कूल, अलग माहौल, अलग बच्चों के बीच में जाना, ये सब कुछ उसके लिए आसान नहीं था। ये पॉइंट 2 हमने पढ़ लिए यहाँ पर। पॉइंट 3 से हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से रीड करें। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आउटलाइन में आपको बता चुकी हूँ। थैंक सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि हमने कल जो प्रकरण देखा था विसर्ग संधि, उसमें प्रमुख 2 नियमों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें अ के बाद अ हो तो ओ, अ के बाद कोई घोष व्यंजन हो तो भी ओ में बदलता है और दूसरा नियम था अ हो बाद में ई या ए हो तो वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। इसके बारे में देखा था। आज इसका हम तीसरा नियम क्या है उसके बारे में देखेंगे। तीसरे नियम के अनुसार देखते हैं तो यदि विसर्ग से पहले, वहाँ जो 2 नियम थे उसमें क्या था, ओ में बदलना और ओ में नहीं बदलना, दोनों बातें थी। तीसरा नियम कहता है कि यदि विसर्ग से पहले अ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो, विसर्ग से पहले हमारा विसर्ग लगा हुआ है, उससे पहले अ के अतिरिक्त अ नहीं होगा, इसका मतलब ई होगा, बड़ी ई होगा और उ होगा। अगर ई उ हो, ठीक है, अतिरिक्त को अन्य स्वर हो अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या 5वां वर्ण हो, यदि या तो कोई तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण भी हो सकता है, तो कौन सा हो गया, घोष व्यंजन हो गया, है ना। तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण घोष व्यंजन हो गया। या फिर क्या आ जाए, य, र, ल, व और ह, ये भी आ सकते हैं विसर्ग से पूर्व। अगर ऐसा भी होता है तो विसर्ग के स्थान में र हलंत हो जाता है। विसर्ग का क्या होगा, र हलंत होगा। तो यहाँ देखें तो बही का ई आ गया और बाद में क्या आ गया, आक्रमण शब्द आ गया, तो बहिराक्रमण हो गया। बहिधन भाग आ गया, बहिर्भाग हो गया। आशीहधन वचन हो गया, आशीर्वचन हो गया। धनुधन वेद का धनुर्वेद हो गया। ज्योतिधन मय का ज्योतिर्मय हो गया और यजुधन वेद का यजुर्वेद हो गया। इस प्रकार तो ये नियम क्या बता रहा था, यदि विसर्ग से पूर्व अ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो और बाद में कोई घोष व्यंजन हो, अर्थात तीसरा, चौथा, 5वां व्यंजन हो, वर्ण हो और य, र, ल, व, ह हो, तो वहां पर जो विसर्ग का लोप होकर के र हलंत हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। विसर्ग संधि, यदि विसर्ग के बाद च, तालव्य और श आता है तो विसर्ग श हलंत हो जाता है। विसर्ग संधि, विसर्ग के क्या बाद आना चाहिए, च आना चाहिए और तालव्य श आता है, तो वहां पर है ना, इसको तालव्य स कहते हैं, इसलिए यहाँ पर श तालव्य हलंत हो जाता है। तो क्या नियम है, विसर्ग आएगा, विसर्ग के बाद में विसर्ग हमारा ये हो गया, फिर बाद में क्या आता है, अघोष व्यंजन। अभी सघोष अघोष के बारे में अध्ययन किया, तो अघोष क्या थे, तीसरा, चौथा, 5वां और पहला, दूसरा है जो अघोष व्यंजन
में आते हैं। तो अघोष व्यंजन च और श है तो यहाँ विसर्ग श हलंत में हो जाएगा, विसर्ग धन च का ये श च हो जाता है। इस प्रकार विसर्ग के बाद अगर ये श आता है तालव्य श तो ये श हो जाता है। अंतःतन चेतना, अंतःचेतना, अंतःचेतना, तपदनचर्या, तपश्चर्या, यशदन शरीर, यशस शरीर और यशदन शेष, यशस शेष। अब इन चारों उदाहरणों में देखते हैं तो यहाँ पर विसर्ग से पूर्व क्या था, विसर्ग के बाद में क्या आ गया, च। ठीक है, यहाँ पर भी च है तो ये अपने आप में किस में बदल गए, च में। इस प्रकार यश शरीर में श विसर्ग का श वापस तालव्य श आधे में बदल गया। इस प्रकार ये नियम बताता है कि अगर विसर्ग के बाद में च और श तालव्य आता है तो श च में बदल जाते हैं। इस प्रकार आगे बढ़े। नियम नंबर 5, यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले क्या हो, अ हो या आ हो। विसर्ग से पहले अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है तथा बाद में त या दंत स आता है। जैसे पहले उदाहरण मैंने बताया था दूधनकर, दुष्कर, है ना। तो यहाँ पर विसर्ग के बाद अघोष व्यंजन आता है, त या स दंत वर्ण आता है ना, अघोष है। ठीक है, त और स दोनों, तो अघोष व्यंजन या त श विसर्ग का श हो जाता है। तो विसर्ग में अघोष व्यंजन भी आएंगे। देखो मन तन ताप, यहाँ त हमारा अघोष है, पहला वर्ण है, दूसरा भी मन धन ताप, मनस्ताप हो गया, शिर धन त्राण, शिरस्त्राण हो गया, त्र त दंद्र, है ना। त्र जो है हमारा त से बना हुआ है इसलिए यहाँ पर पहला वर्ण है, इसलिए शिरस्त्राण हो गया। नम दनते, नमस्ते, यहाँ पर विसर्ग का श हलंत हो गया। पुर दन सर्ग, पुरस्सर हो गया। प्रातः दन स्मरण का प्रातः स्मरण हो गया, है ना। तो विसर्ग का या प्रातः स्मरण भी प्रयुक्त किया जाता है, दोनों सही है। या तो प्रातः स्मरण होगा या फिर प्रातः स्मरण होगा। इस प्रकार इन नियम में इसमें क्या बताया था कि अ या आ हो, पहले विसर्ग से पहले अ आ हो या बाद में दंत वर्ण त और श भी हो, तो इस प्रकार वहां पर विसर्ग का लोप होकर के स हलंत हो जाता है। नियम नंबर 6, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो, वो भी नियम था अ या आ हो, लेकिन उसमें दंत त और श हो या पहला अघोष व्यंजन पहला दूसरा हो तो वहां पर स हो जाता है। अब विसर्ग से पहले अ या आ हो तथा बाद में क या प हो, बाद में क्या हो, क या प हो, तो वहां पर विसर्ग स हलंत हो जाता है। दूसरा भी नियम है, पहले त और स था तो भी स हलंत, और अ आ के बाद में क या प भी हो तो भी स हलंत होगा। अ विसर्ग के बाद आ, विसर्ग के बाद धन क और प आते हैं, विसर्ग स हलंत में बदलता है। इस प्रकार विसर्ग के बाद क आया तो क हो गया, फिर विसर्ग के बाद प शब्द। इस प्रकार ये जो शब्द बनेंगे, नमदनकार, नमस्कार, पुरदनकार, पुरस्कार, तो यहाँ पुरह और कार, फिर यहाँ पर विसर्ग का क्या हो गया, सहलंत, पुरस्कार। बादनकर, भास्कर अर्थात सूर्य। इस प्रकार तिरहदनकार, तिरस्कार शब्द बना। बादनपति, बाष्पति, ये बाष्पति, सूर्य, ये भी। बृहदनपति, बृहस्पति। परहदन, पर, परस्पर। वाचदनपति, वाचस्पति। तो यहाँ पर जब विसर्ग से पूर्व अ या आ हो और विसर्ग के बाद क या प हो तो ये स हलंत में बदल जाते हैं। इस प्रकार नवदनकार का नमस्कार, इस प्रकार इन विभिन्न प्रकार के उदाहरण सहित बनते हैं। आगे का जो है, अब आगे के जो एक दो नियम और रहे हैं उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और भी इनके बहुत से जो नियम हैं, लेकिन संयुक्त रूप से देखें तो कहीं न कहीं कम से कम नियमों में हमारे अधिक से अधिक जो हो जाए उसके बारे में हम चर्चा कल के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आपका चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है, ये अबाउट टू फिनिश है।
बस क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही है, इसीलिए इसके पार्ट्स आगे से आगे चलते जा रहे हैं, बट लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, जल्दी ही चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका, सिंप्लीफाई इट 32 की पावर 2/5। ये कुछ इस तरीके से आपकी क्वेश्चंस है। अब जैसे फर्स्ट वाला है, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है कि एक टर्म लिखा है कि उसको और हम सिंपल तरीके से और क्या लिख सकते हैं, तो बेसिकली इसको सॉल्व करना है, जितना हम सॉल्व कर पाए उतना। 32 की पावर 2/5 होल पावर 2/5 है। अब हमारा काम रहेगा 32 के फैक्टर्स करना। तो एक तो ये तरीका है कि हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, अभाज्य गुणनखंड करें, अदरवाइज ऐसा अगर तो नहीं करते हैं तो क्या होगा, और डायरेक्टली अपन यूँ भी फैक्टर्स बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 5 आ रहा है, तो कोशिश ये करनी है इस 32 को हम किसी भी नंबर की पावर की फॉर्म में लिखें, लाइक फॉर एग्जांपल 2 की पावर 4, 2 की पावर 6। तो अगर हम इसको 2 की पावर में लिख पा रहे हैं, कुछ ऐसे लिखें कि यहाँ पर जो पावर में आए वो 5 या फिर 5 का मल्टीपल हो, इट कुड बी 5 या फिर 2 की पावर 10, इस टाइप का कुछ हम उसको लिख पाए। तो सबसे पहले 32 के फैक्टर्स चेक करते हैं। 32 के फैक्टर्स जब हम करते हैं, 32 पहली चीज़ दिमाग में आती है 16 2 ज़ा, इससे ज़्यादा 2 8 ज़ा 9। और अगर ये नहीं कहें तो इस चीज़ को ये भी कह सकते हैं 2 की पावर 8 हो के यहाँ पर इसको लिख देते हैं 2 4 ज़ा, इस 4 को लिख सकते हैं 2 2 ज़ा, 2 2 4 की जगह 2, तो 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब 2 कितनी बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 5 टाइम। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2 की पावर 5। आप साइड में या तो ये चीज़ मेंशन कर सकते हो कि 32 इक्वल टू ये, इसलिए हमने इसकी जगह 2 की पावर 5 लिखा है। तो ये रूल रहता है कि जब भी पावर्स में चीज़ें होती हैं, जैसे 2 की पावर 5 है और उसका होल पावर में अगेन एक पावर है, तो जब ब्रैकेट ओपन होता है, खुलता है, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते। तो यहाँ पर भी यही होगा 5 × 2/5। 5 से 5 कैंसिल, तो क्या आया 2 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 4। तो जो फाइनल आंसर आपका बना 32 की पावर 2/5 दैट इज 4। ओके, इस तरीके से 81, ये तो डायरेक्टली पता चलता है हमको, होल पावर 1/2, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 81। ये भी नहीं लिखो, ऐसा नहीं करो, तो हमको वैसे इसकी वैल्यू पता होती है। स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या होता है, 9। 81 का जो स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है, वो 9 होता है। नहीं आता, फिर भी नहीं समझ आता, तो 81 के फैक्टर्स करेंगे तो हमको पता चलेगा 9 9 ज़ा होता है, तो 9 स्क्वायर इसकी जगह लिख सकते हैं। यहाँ पर होल पावर 1/2, तो यहाँ पर क्या होगा 9 की पावर 2 × 1/2 इज इक्वल टू 9। चाहे तो ऐसे करो या फिर डायरेक्टली यू कैन राइट 9, क्योंकि यू नो दैट कि 81 का स्क्वायर रूट जो बनता है, जब भी होल पावर 1/2 1/3 1/5 इस तरीके से दिया जाता है, इसका मतलब दैट इज nth रूट। 1/2 है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट है, 1/3 है इसका मतलब होल पावर में, इसका मतलब क्यूब रूट है, और 1/4 है पावर में, दैट मीन्स 4th रूट हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो स्क्वायर रूट डायरेक्टली पता चल रहा है 125 का क्यूब रूट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/3 है होल पावर में, तो यहाँ पर कोशिश करेंगे कि अंदर वाली चीज़ का ऐसे फैक्टर्स करो कि वो जो पावर यहाँ पर आएगी, जैसे 9 स्क्वायर, तो वो जो पावर है या तो 3 हो या फिर 3 का मल्टीपल हो, तो 3 या फिर 3 का मल्टीपल। तो 125 के जब हम फैक्टर्स करते हैं तो वी गेट टू नो कि 125 दैट इज इक्वल टू, अगर नहीं आते हैं इसके फैक्टर्स तो डायरेक्टली ये देखो 25 का टेबल जब आप बोलते हो 25 5 ज़ा 125, नहीं समझ आता तो डू द प्राइम फैक्टराइजेशन, यू नो द मेथड। 125 प्राइम नंबर्स लेते हो, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 5 से लेते हो, तो 5 से तो यहाँ पर 25 आएगा डिवाइड करने पर, फिर 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा, तो फैक्टर्स क्या है 5 × 5 × 5। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हो 5 × 5 × 5, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से लाओ, चाहे यहाँ पर देखो 25 को लिख दिया मैंने 5 × 5, दिस इज द थिंग। तो 125 की जगह आप लिख सकते हो 5 × 5 × 5। ये जो चीज़ें मैंने साइड में लिखी हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन आपका चल रहा है, यहाँ स्पेस कम था, मैं एक लाइन में बता रही थी इसलिए एक ही लाइन में चल गया।
आप नीचे सॉल्यूशन करके इन स्टेप्स को लिखेंगे। और ये जो चीज़ है 125 वाला और ये सारे मैंने फैक्टर्स जो बताएं इसको भी आप लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब बहुत सारे चैप्टर्स हो जाते हैं तो एट द एंड जब हम पत्ते पलटते हैं पीछे के तो एकदम से कुछ याद नहीं आता, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसकी जगह ये कैसे लिखा। तो आप साइड में इस तरीके से ब्रैकेट बना करके ये मेंशन कर सकते हो या फिर ब्लैक पेन से ये चीज़ लिख सकते हो कि 125 इज इक्वल टू दिस थिंग, तो इक्वल टू आया 5 की पावर 3, तो 125 की जगह आप लिख सकते हो 5 की पावर 3, तो 3 से 3 दैट इज इक्वल टू 5। अब वन मोर थिंग, जैसे आप स्क्वायर्स लर्न रखते हो कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, उसी तरीके से हमको क्यूब भी पता होने चाहिए। जैसे 2 का क्यूब है दैट इज़ 8, 3 का क्यूब है दैट इज़ 27 और जैसे 4 का क्यूब है तो दैट इज़ 64। तो इस तरीके से 5 का है 125, क्यूब की बात कर रही हूँ मैं। तो 125 का जब क्यूब रूट निकालेंगे तो उसका रूट क्या है, किसका क्यूब 125 होता है, तो दैट इज़ 5, तो उसका आंसर 5 बना, इसका 9 आया। इस तरीके से इनका भी बनेगा 36 की होल पावर 3/2। तो कोशिश करेंगे इसके ऐसे फैक्टर्स करें कि या तो या डिनोमिनेटर्स चेक करना है आपको। डिनोमिनेटर 3 था तो हमने कोशिश की कि पावर में 3 आए, डिनोमिनेटर 2 है तो हम कोशिश करेंगे पावर में या तो 2 आए या फिर 2 का कोई मल्टीपल आए। तो हम जानते हैं कि 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह 6 स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 6 6 जा 36। नाउ जब सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 6 2 इंटू 3/2 6 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू, नाउ वी नीड द वैल्यू ऑफ 6 की पावर 3 यानी 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इसकी वैल्यू तो 6 6 जा 36, 36 6 जा कितना बन जाएगा, 6 6 जा 36 और 6 6 जा 18 और ये बन जाएगा 19 20 21, तो 216। तो 6 का जो क्यूब आया आपके पास आया 216, तो दिस इज द आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन है 125 का होल पावर -2/3। अगेन 125 को इस तरीके से लिखना है, -2/3 है, तो इस 125 के ऐसे फैक्टर्स करने की पावर में 3 है। तो यहाँ पर हमने पहले पता किया था कि 5 का क्यूब जो होता है वो 125 बनता है, तो हम इसको 5 का क्यूब लिख सकते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 3 इंटू माइनस है तो यहाँ पर आगे लगा सकते हो 2/3, तो क्या आया 5 की पावर -2, 5 की पावर -2 मतलब माइनस में है ये, तो इसका मतलब 5 की पावर -2 लिखिए, इसका मतलब जब ये इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 1/25 इज इट्स आंसर। तो इसका जो फाइनल आंसर बना वो हमारे पास आया 1/25 या फिर 1/5 का स्क्वायर। यहाँ तक भी सही है, अगर आप आगे और नहीं भी करते तो यहाँ तक तो करेक्ट है ही है। क्लियर है? अब इस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट क्यों किया पावर को मैंने, क्योंकि वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ, अगर पावर नेगेटिव है हमको नहीं पता कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। 5 की पावर 2 है तो मतलब 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 5 की पावर -2 इसका मतलब क्या, 5 को -2 टाइम्स कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हमको ये नहीं पता होता, इसलिए वी ओनली नो द पॉजिटिव पावर है तो सॉल्व करने आता है। तो यहाँ पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूमरेटर में बैठा है, अंश में बैठा है, हम इसको हर में लेकर के जाएंगे यानी कि डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो 1/5 का स्क्वायर, तो माइनस का यहाँ पर प्लस हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th वाला। 6th है आपका 0.064 का होल पावर -2/3। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है कि और कितना सिंपल फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, ये चीज़ चेक करनी है। तो करते हैं चेक। यहाँ पर क्या लिखा है 0.064, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये लिखा है 0.064 का होल पावर -2/3।
तो अभी पावर को नहीं छोड़ रहे हैं, हम सिर्फ अंदर वाले को एक बार सॉल्व कर रहे हैं। ये चीज़ तो क्लियर है कि पावर में वेदर इट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव डजेंट मैटर। पहले देखो कि नंबर क्या लिखा है, यहाँ पर है डिनोमिनेटर में 3, हर में 3 है, तो हम कोशिश करेंगे, पहले आपको नंबर चेक करना है, ये बाहर की तरफ जो पावर है उसका डिनोमिनेटर क्या है, दैट इज़ 3। तो हमको ये कोशिश करना है कि अंदर जो नंबर बैठा है उसको हम 3 की पावर में लिख सकें, किसी की भी पावर 3 लिख सके, ताकि 3 या फिर 3 का कोई भी मल्टीपल, इट कुड बी 3, 6, 9, फिर दैन 12, 15, इस तरीके से पावर्स में लिखें तो ईजिली ये सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखते हैं अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। तो व्हेन वी सी दिस थिंग, तो क्या होता है कि जब पॉइंट में दे रखा है तो सबसे पहले पॉइंट को हटा दो ताकि हमको कोई कन्फ्यूजन ना हो। पॉइंट जैसे हटाए तो इस पॉइंट का तो 1 लग जाएगा, फिर इसके बाद नंबर्स कितने हैं 1, 2 एंड 3, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 zeros लगा दिया हमने। अब सिंस हमने अंदर वाले नंबर को ही सॉल्व किया है तो ये ब्रैकेट इसी के अंदर रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने इस ब्रैकेट को अभी तक ओपन नहीं किया, हमने सिर्फ अंदर वाले नंबर को सॉल्व किया है। तो पॉइंट जैसे हटाया तो 1000 आया, तो पूरे का होल पावर -2/3 चल रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। नाउ अब इसको देखते हैं 64। तो हम 64 को किसकी पावर 3 या 3 का मल्टीपल लिख सकते हैं। तो जब हम देखते हैं 64 के फैक्टर्स चेक करते हैं, दैट इज इक्वल टू वेदर इट इज़ 8 8 64, तो 8 8 हम लिखते हैं तो उसको लिखते हैं 8 की पावर 2, तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए ऐसी पावर जो या तो 3 हो या फिर 3 का मल्टीपल हो, या तो 3 हो, 3 का मल्टीपल 6, 9, 12 इस तरीके से। तो 2 तो नहीं चलेगा क्योंकि 3 जो है वो 2 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो ये कैंसिल हो गया कि ये वाला तो नहीं रखना है हमको। अब ना इसकी और करेंगे, 4 2 8, ये भी 4 2 8, अभी तक हुआ ही नहीं, किसी पर्टिकुलर एक पावर कह ही नहीं सकते, 2 के फैक्टर्स कर दो। वन मोर थिंग इज़ देयर कि 8 8 64 मैंने लिखा है, इसको आप और कुछ भी लिख सकते हैं। ये 4 4 ये 2 × 2 क्या हो गया 4, क्योंकि हमको क्या चाहिए 3 चाहिए, 3 या फिर 6 या फिर 9, तो 3 के पेयर्स मोस्टली हम चेक कर रहे हैं। तो 4 2 8 4 2 8, तो ये 4 4 तो रख लिया, एक और 4 के नीड है तो हमारा काम बन जाएगा। तो 2 2 4, तो अब इसको हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब। अभी मैंने बात भी करी थी कि 4 का क्यूब आपका होता है 64, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 4 क्यूब, और 1000 लिखा है, इसका मतलब 1000 को मैं क्या लिख सकती हूँ 10 की पावर 3, क्योंकि 10 × 10 × 10 दैट इज इक्वल टू 1000, तो मैंने लिख दिया इसको ये होल पावर -2/3। तो इसको आगे जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट 4 की पावर 3, 10 की भी पावर 3, तो पूरे को होल पावर लिख सकते हैं 4/10 की होल पावर 3, और बाहर की तरफ कौन सी पावर चल रही है, इसी को अगर सॉल्व किया इस अंदर वाली चीज़ को, तो 4/10 का होल पावर 3, लार्ज ब्रैकेट इसलिए लगा दिया क्योंकि इसके बाहर अगेन एक पावर है -2/3। तो जब ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे ये, तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा वो चीज़ देखो, फोर अपॉन 10 की होल पावर 3 × -2/3, तो ये 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या है -2, तो हो जाएगा 4/10 की होल पावर -2। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कर सकते हो, होल पावर -2 है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के प्लेसेस अगर चेंज कर लेते हैं, इस डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर न्यूमरेटर को नीचे लाए, तो क्या होता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से अपने प्लेसेस चेंज करते हैं, अंश और हर अपनी जगह बदलते हैं, तो क्या होता है कि होल जो भी पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है, बाकी रहता है वही। तो 10/4 की होल पावर 2 आपका इसका आंसर रहेगा। अगर ये नहीं समझ आता है तो यू कैन राइट दिस थिंग, इसकी बजाय आप ये भी कर सकते हो। देखो, या तो ये मेथड है पहला तरीका, या फिर दूसरा तरीका क्या, 4/10 की होल पावर -2 है, तो इसका मतलब 4 की भी पावर -2 होगा और 10 की भी पावर -2 होगा। तो अब देखो, माइनस जब पावर में होती है तो सॉल्व करना हमको नहीं आता, ये बात पहले भी कह चुकी हूँ मैं। तो उसके लिए हमको इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव कब बनेगा, जब ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि जब इसको नीचे लिखेंगे तो पावर तो सेम रहेगी, नंबर भी सेम रहेगा, बस
इसके आगे का जो साइन है वो बदल जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यानी 4 की पावर 2 और 10 की पावर -2 इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर 2, तो एट द एंड आपके पास क्या है 100/16। और इस मेथड में क्या आंसर बनता है 10/4 की होल पावर 2, इसका मतलब 10 की भी पावर 2 होगा और 4 की भी पावर 2, यानी कि 100/16। तो यहाँ पर दो वेज बताए मैंने, मेथड 2 एंड दिस इज मेथड 1। ठीक है, आपको दोनों में से जो भी अच्छा लगता है यू कैन डू दैट। दोनों में बात एक ही कही गई, बस अलग अलग तरीके से लिखा है। ये हो गए आपके सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस, और इसके बाद जो बनते हैं अगेन सिंप्लीफाई वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा, अगर हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में उनको कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड क्लिक द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, फ्रेंच रिवोल्यूशन। कल की वीडियो में हमने देखा था कि फ्रेंच रिवोल्यूशन का जो बैकग्राउंड था वो क्या था, किस वजह से फ्रेंच रिवोल्यूशन में इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, उसके बारे में हमने देखा था। आज जो हम देखने वाले हैं कुछ नया है यहाँ पर, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड एन एंड टू प्रिविलेजेस। क्या दे रखा है, पहले पॉइंट को समझना। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास, एक मध्य समाज का, जिसको अपन मिडिल क्लास बोलते हैं, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 80% पॉपुलेशन ऐसी होती है जो मिडिल क्लास के अंदर आती है। उस मिडिल क्लास का क्या हुआ, उद्भव हुआ। एंड टू प्रिविलेज, यहाँ पर एंड और के लिए एंड, प्रिविलेजेस यानी कि जो विशेषाधिकार दे रखे थे, किसको दे रखे थे, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट यानी क्लेर्जी और नोबल्स वर्ग के जो लोग थे उनको जो प्रिविलेजेस दे रखे थे, उनको ख़त्म करने के लिए इन लोगों के माइंड में कुछ आया। किसके माइंड में आया, मिडिल क्लास वाले जो लोग थे। अब मिडिल क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था लास्ट जब हमने पढ़ा था, देखो मिडिल क्लास के अंदर कौन कौन दे रखे हैं यहाँ पर, जो थर्ड स्टेट के अंदर आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, मर्चेंट्स आते हैं, कोर्ट ऑफिशियल आते हैं, लॉयर्स आते हैं। लॉयर एक अच्छी पोस्ट होती है जिनको पूरा नॉलेज होता है कानून के बारे में, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। उसके अलावा पीजेंट, आर्टिशंस, स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर्स एंड सर्वेंट्स। अगर आप इन दो पार्ट की बात नहीं भी करते हो तो ऊपर वाले जो पर्सन्स आएंगे वो क्या होंगे, एजुकेटेड पर्सन होंगे, यानी कि पढ़े लिखे होंगे। अब इन लोगों ने कुछ चेंज करने का सोचा। देखो अब इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए और क्या क्या इन्होंने काम किया था, इस बेस पर पढ़ेंगे अपन। इन द पास्ट रिवोल्ट्स, यानी कि पहले के जो विद्रोह हुए थे, पीजेंट एंड वर्कर हैड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्स एंड फूड शॉर्टेज। अब वो जो पीजेंट थे, जो वर्कर थे, वो किसके खिलाफ जो युद्ध कर रहे थे, यानी कि उनका मेन युद्ध करने का जो रीज़न था वो क्या था, इंक्रीजिंग टैक्स का बढ़ना और फूड की शॉर्टेज। यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं ना, अभी हमारे देश में क्रांति होती है, जैसे अभी महामारी फैली हुई है कोरोना की, तो उसमें अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर देश बात के लिए अपनी गवर्नमेंट को फोकस करते हैं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, तो बहुत सारे लोग ऐसे जिनका एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, रोजगार क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो अभी अगर हम क्रांति करते तो हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है कि हमको रोजगार दिलाओ, मेन उद्देश्य यही होगा, क्योंकि लोगों को खाने को तो मिल रहा है लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे उस चीज़ से, जो काम उनको करना है वो काम उनको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर भी जब पहले जो रिवोल्ट्स हुए थे वो किसके विरोध में हुए थे, मेन जो रीज़न था वो क्या था, इंक्रीजिंग टैक्स एंड फूड शॉर्टेज, यानी कि टैक्स का बढ़ना और खाने की कमी पड़ना। इन दो कारणों से वो क्या करते थे, उनका विरोध करते थे। लेकिन अब जो नया जो विद्रोह हो रहा था वो किन किन कारणों से हो रहा था, देखो। But they lacked the method and programs to carry out full-scale measures that would bring a social and economic change in the French society. अब क्या हो गया है कि अगर इस फ्रेंच की सोसाइटी को चेंज करना है तो उसके लिए नए नए मेथड्स होने चाहिए, नए नए माइंड में चीज़ें आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, पुरानी हो गई, यानी कि समय समय के अनुसार वो चीज़ें चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें पुरानी हो गई थी। अब जो इकोनॉमिक चेंज और सोशल चेंज जो उनको करना था उसके लिए उनको नए मेथड्स और नए प्रोग्राम्स को उनको अप्लाई करना था। This was left to this educated and prosperous groups within the third state who could envisage new ideas. अब ये किसके ऊपर छोड़ दिया था,
थर्ड स्टेट के अंदर एजुकेटेड और प्रॉस्पेरस ग्रुप, प्रॉस्पेरस का मतलब जो समृद्ध होता है, जो पढ़ा लिखा होता है, उसको ले सकते हैं। तो इन ग्रुप वालों के ऊपर छोड़ दिया था कि क्योंकि नए विचार किनके माइंड में आएंगे, नई जनरेशन के माइंड में आएंगे। तो यहाँ पर भी नई जनरेशन कौन है, थर्ड स्टेट में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास अब नए नए आइडियाज़ और नए नए विचार आने लगे थे कि किस प्रकार से हमारे ऊपर जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है उसको हम दूर करें। और सबसे बड़ा इसके अंदर मैं आपको रीज़न बता दूं कि हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि नोबल्स और क्लर्जी को जो विशेषाधिकार मिले हुए थे वो बाय बर्थ मिले हुए थे। मैंने अंडरलाइन भी करवाया था आपको ये वर्ड कि उनको जो प्रिविलेज मिले हुए वो किस बेस पर मिले हुए हैं, बाय बर्थ के बेस पर मिले हुए हैं। जिसे हम लोग जब 4 वर्ण की बात करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जब उनकी बात करते हैं तो वहाँ पर भी ब्राह्मण को उच्च पोस्ट पर रखा जाता था, चाहे वो योग्य हो या नहीं हो। तो उनको जो विशेषाधिकार मिले हुए थे वो किस बेस पर मिले हुए थे, जन्म के आधार पर। लेकिन हम जो अभी नई जनरेशन है, हम क्या करते हैं कि जिसमें जितनी एबिलिटी हो उस बेस पर उसको वो काम दिया जाए, यानी कि उसको बाय बर्थ के बेस पर वो काम नहीं करवाना चाहिए। हो सकता है कि वो एबल हो या नहीं भी हो। तो सबसे पहले जो इन्होंने जिस चीज़ का विरोध किया था वो यही किया था कि अगर आप नोबल्स और क्लर्जी जो स्टेट के लोग हैं उनको कोई काम देते हो तो उसमें वो एबिलिटी है या नहीं है। एबिलिटी किस में होगी, जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जो कुछ नया कर सकते हैं, जो क्रिएटिव पर्सन होंगे, उनको वो काम मिलना चाहिए। द 18th सेंचुरी saw the rise of social group called the middle class। दे रखा है यहाँ पर 18th सेंचुरी में एक नए सोशल ग्रुप का, नए समाज के एक ग्रुप बना था जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मिडिल क्लास के नाम से जानते हैं। हु बिकम वेल्थियर थ्रू ग्रोइंग ओवरसीज ट्रेड इन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स सच एज वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल फॉर एक्सपोर्टिंग और सेलिंग टू द एरिस्टोक्रेट्स। देखो क्या दे रखा है, अब जो ये नया वर्ग आया था मिडिल क्लास, इन्होंने क्या किया था, मैन्युफैक्चरिंग। क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग का मतलब, हमारे इंडिया में भी बहुत चल रहा है अभी कि जो भी चीज़ें बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि अपने यहाँ पर ही उस चीज़ का क्या हो, निर्माण हो। और अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर में एक नया लॉन्च किया था आत्मनिर्भर भारत, यानी कि सारी चीज़ें अपने इंडिया में बननी चाहिए और हम उन्हीं चीज़ों को यूज़ करें। तो यहाँ पर भी जो मिडिल क्लास के वर्ग के लोग थे, इन्होंने क्या किया था, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, नया सामान बनाना स्टार्ट किया था। जिसमें क्या बनाना स्टार्ट किया, वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल की चीज़ें इन्होंने बनाना स्टार्ट किया, यानी कि उस क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए थे। नए नए इन्होंने कह सकते हैं कि आविष्कार कर लिए थे। तो उससे जो सामान बनता था उसको ये क्या करते थे, एक्सपोर्टिंग और सेलिंग, उसको दूसरे देशों में बेचते थे। साथ ही साथ सेलिंग टू द एरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेट का मतलब रईस लोग होते हैं या फिर जिनको सिस्टजन भी कह सकते हैं, उनको ये बेच देते थे। Along with merchants and manufacturers, the third state included professionals such as lawyers and administrative official। अब दे रखा है, अब इसके अंदर व्यापारी भी थे, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे, कौन थे वो, व्यापारी थे। द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड, उसके अलावा प्रोफेशनल जो काम करते थे वो, और लॉयर जो थे वो भी इसके अंदर इंक्लूड थे। Who were educated and they believed that no social group should be privileged by birth and believed a social status of any person must depended on his achievement। अंडरलाइन करना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है, क्या दे रखा है, who were educated and they believe that no social group should be privileged by birth। यानी कि आप किसी भी समाज के ग्रुप को, समाज के लोगों को आप कोई विशेषाधिकार दे रहे हो तो उसको आप बर्थ के आधार पर मत दो। क्या दे रखा है, एंड बिलीव द सोशल स्टेटस ऑफ एनी पर्सन मस्ट डिपेंड ऑन हिज अचीवमेंट, यानी कि उसने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है, वो क्या क्या काम कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या प्रिविलेज मिलने चाहिए और क्या नहीं मिलने चाहिए। दिस आइडियाज प्रेडिक्टेड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, इक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। क्या दे रखा है, इन आइडिया के बेस पर ही हम स्वतंत्रता, समानता और अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि समान अवसर प्राप्त कर सकते हैं। These ideas were put forward by philosophers such as John Locke, Voltaire and Rousseau। अब ये जो विचार थे इनका समर्थन किसने किया था, हमने जब ग्लोसरी वर्ड पढ़े थे उसमें इनके नाम भी आए थे, जॉन लॉक, वॉल्टियर एंड रूसो। इन्होंने क्या किया था, इनके जो ये विचार थे कि विशेषाधिकारों के आधार पर जो लोगों को राइट्स मिले हुए हैं वो किसके आधार पर मिलने चाहिए, अचीवमेंट्स के आधार पर मिलने चाहिए। तो इन्होंने इस बात का समर्थन किया था कि जो लोग जैसा काम करता है उस बेस पर उसको काम मिलना चाहिए और उसको आगे की पोस्ट मिलनी चाहिए। इन हिज बुक टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, अंडरलाइन कर देना, इनकी बुक थी टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, लोग कॉल्ड फॉर द रिजेक्शन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ
डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। क्या दे रखा है, यानी कि देवी की जो शक्तियाँ हैं, क्योंकि मैंने तुम लोग को बताया था कि जॉन लॉक, हॉब्स, रूसो, इन लोगों ने क्या प्राकृतिक जो सिद्धांत थे, प्रकृति में लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, किस प्रकार से उनका बिहेवियर होता है, उनके ऊपर बुक लिखी थी। तो यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन यानी कि देवी के जो सिद्धांत है जो हमेशा से चलते आ रहे हैं उनको आपको नहीं मानना है। एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, जीन जैक्स रूसो, ये भी फिलोसोफर का नाम है। जीन जैक्स रूसो सपोर्टेड हिज आइडियाज बाय प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। क्या दे रखा है, जीन जैक्स रूसो ने भी इनके जो आइडियाज़ थे उनका समर्थन किया था। इन द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये भी बुक का नाम है। ये बुक किसकी, मॉन्टेस्क्यू की। मॉन्टेस्क्यू एडवोकेटेड अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू ने क्या आपने को बताया था कि हमारी सरकार की 3 पार्ट हो जाने चाहिए, यानी कि जो अभी भी चलता है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और कह सकते हैं लेजिस्लेचर, जो पार्ट अभी भी चलते हैं, ये उस समय बता दी जब फ्रेंच रिवोल्यूशन हो रहा था। उस समय किसने बताए थे, मॉन्टेस्क्यू ने बताया था कि यानी कि सरकार जो चल रही है उसके 3 ऑर्गन्स बन जाने चाहिए, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। द यूएसए अडोप्टेड द मॉडल ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटेन। हम लोगों ने कल का जो वीडियो देखा था बैकग्राउंड, उसमें हमने देखा था कि 13 जो अमेरिका के उपनिवेश थे उनको ब्रिटेन से फ्री करवा दिया गया था। ब्रिटेन में जो अमेरिका के अंदर जो शासन चला था नया, वो उन 3 ऑर्गन के बेस पे चला था, यानी कि उसमें गवर्नमेंट का क्या कर दिया था, डिवाइडेशन कर दिया था। पॉलिटिकल थिंकर इन फ्रांस वर इंस्पायर्ड बाय द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी इन इंडिविजुअल राइट को दे रखा है। यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल विचारक है उन लोगों ने कहा कि फ्रांस भी किससे इंस्पायर हो, अमेरिका की जो विचारधारा है उससे प्रभावित हो और सभी लोगों को समान राइट्स दिए जाएं। इसमें एक लास्ट पैराग्राफ बच जाता है, इसको हम कल के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास 9, यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 32 पढ़ेंगे। 31 प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था प्लाज्मोलाइसिस, किस तरह से सेल्स के अंदर से अगर लिक्विड बाहर निकल जाता है या सेल को अगर ऐसे सॉल्यूशन में रखते हो जिसकी वजह से सेल का इनर जो लिक्विड होगा साइटोप्लाज्म वो बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से जो अंदर वाला प्रोटोप्लाज्म होगा वो एक किस तरह से श्रंकन बॉल का फॉर्मेशन कर देता है, यानी कि सारा लिक्विड जो है वो बीच में सेंट्रलाइज हो जाता है, सेंटर में आ जाता है और एक बॉल का फॉर्मेशन कर देता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, अंदर वाले प्लाज्मा का लाइसिस हो जाना। ये चीज़ देखी थी, इसको और देख लेते हैं। जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट था इसका डायग्राम बनाने को कहा था मैंने, किस तरह से प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस होता है। यहाँ पे जैसे डायग्राम दे रखा है, अ टर्जिड और नॉर्मल प्लांट सेल ऑफ रियो। रियो जो रियो डिस्कलर लिया था हमने, जिसकी लीव मैंने बताया था आपको अपर साइड में ग्रीन होती है, उसी लीव का लोअर सरफेस अगर देखो आप तो वो आपको पर्पल कलर का दिखेगा। उस प्लांट का नाम होता है रियो डिस्कलर, क्योंकि 2 कलर होते हैं। तो ये बता रहा है कि B to D जो है वो सक्सेसिव स्टेज है किसकी, श्रिंकिंग ऑफ सेल कंटेंट, यानी उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो किस तरह से श्रिंकिंग हो रहा है, B to D स्टेज में आपको ये शो हो रहा है। देन फ्रॉम द सेल वॉल, यानी किस तरह से सेल वॉल, ये क्या है हमारी सेल वॉल और ये क्या है प्रोटोप्लाज्म है। तो प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल से सेपरेट होकर किस तरह से उसने एक सेंटर में वो बना दी, श्रंकन बॉल बना दी। ये चीज़ डायग्राम से शो हो रहा है। During plasmolysis, the cell wall does not shrink because it is rigid and dead. क्योंकि जब प्लाज्मोलाइसिस होता है तो ये बता रहा है कि सेल वॉल में कुछ भी डिक्रीमेंट नहीं होता या इंक्रीज भी नहीं होती। सेल वॉल जिस पोजीशन में है वो वैसे की वैसे रहेगी। सेल वॉल कभी छोटी भी नहीं होगी, बड़ी भी नहीं होगी। सेल वॉल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि वो रिजिड होती है, हार्ड होती है, डेड होती है। हाउएवर इट इज़ परमिएबल, so it allow the external solution to enter through it and fill the space between shrinked protoplasm. However, that means ये कि भले ही यहाँ पे ये क्या है, डेड सेल बोल सकते हैं हम, यानी कि ये कोई प्रोसेस एक्टिविटी शो नहीं कर रही, मतलब इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। भले अंदर वाला श्रिंक होके छोटा सा बॉल का फॉर्मेशन कर रहा है, प्रोटोप्लाज्म सारा साइटोप्लाज्म बाहर निकल रहा है, प्रोटोप्लाज्म अंदर ही रहेगा, वो श्रंक होके छोटा सा बॉल बना देगा, लेकिन यहाँ सेल वॉल पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बात ये भी है कि सेल वॉल भले कुछ इफेक्ट नहीं करे, लेकिन इस सेल वॉल के जरिए ही
बाहर वाला लिक्विड या अंदर वाला लिक्विड बाहर अंदर पास आउट हो सकता है। यानी कि सेल वॉल जो है वो किस तरह का काम कर रही है, परमिएबल का, नॉट इम्परमिएबल, यानी कि वो अपने आर पार किसी भी मटेरियल या किसी भी लिक्विड को अपने आर पार होने देती है। So it allows the external solution to enter through it and fill the space between shrinked protoplasm and cell wall. Thus in plasmolized cell, plasmolized cell किसको बोलेंगे, D वाले को, क्योंकि ये पूरी तरह से plasmolized हो गई। The space between the protoplasm and cell wall, ये प्रोटोप्लाज्म और सेल वॉल के बीच का स्पेस, उसकी बात कर रहे हैं। The space between the protoplasm and cell wall is occupied by external solution प्लस वाटर विच हैज़ कम आउट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। ये डिपेंड करता है कि बिटवीन द प्रोटोप्लाज्म एंड सेल वॉल इज ऑक्यूपाइड बाय एक्सटर्नल सॉल्यूशन, डिपेंड करता है कि बाहर वाला सॉल्यूशन आपने कैसा रखा है, प्लस ये भी वाटर विच हैज़ कम आउट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कौन सा वाटर, किस टाइप का, किस नेचर का वाटर इस प्रोटोप्लाज्म से आउट होता है यानी बाहर निकल जाता है, ये इस चीज़ पर डिसाइड होता है। डी प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, अब ये तो चीज़ थी प्लाज्मोलाइसिस, अब इसी को डी प्लाज्मोलाइसिस कैसे समझेंगे, इसका कुछ अपोजिट होता होगा। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, बाहर निकली वो, डी प्लाज्मोलाइसिस में क्या होगा, इफ अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल यानी कि डी, अगर इस सेल को हम क्या करते हैं, is placed in water or any hypertonic solution, water enters into the cell due to endosmosis। अगर इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हम कहाँ रखते हैं, एनी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अगर किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इस सेल को रखते हैं। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हम प्रीवियस क्लास में अच्छे से समझ चुके हैं, सॉल्यूशन का टाइप है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। तो अगर ऐसी सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं देन क्या होगा, वाटर एंटर्स इनटू द सेल ड्यू टू एंडोस्मोसिस, यानी कि अगर इस सेल को उठा के मैंने डी वाली सेल को जो प्लाज्मोलाइज्ड हो चुकी है, इस सेल को अगर मैंने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है तो इस सेल में वापस क्या होगा, एंडोस्मोसिस होगा। एंडोस्मोसिस का मीनिंग है कि वाटर वापस अंदर आने की कोशिश करेगा, वापस अंदर क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। तो वापस अंदर वाटर मॉलिक्यूल ने एंट्री किया, दैट मीन्स इसको क्या बोलेंगे, एंडोस्मोसिस, क्योंकि वाटर एंटर हुआ। The protoplasm as well as the cell as a whole attains its original form and shape. This phenomenon is called known as deplasmolysis। वापिस क्या हो गया, deplasmolysis, यानी सेल का प्लाज्मोलाइसिस जो हुआ था, जिसमें प्लाज्मा लाइसिस हो गया था, कम हो गया था, वापिस उसके अंदर वाटर एंटर हो गया, तो वो सेल वापिस क्या हो जाएगी, डीप्लाज्मोलाइसिस। यानी अगर आप इस सेल को, अगर आप प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो तो एंडोस्मोसिस की वजह से वाटर मॉलिक्यूल एंटर होते हैं और वापस सेल का जो शेप पहले था ए पोजीशन में वो बैक टू वापस आ जाएगा, डी पोजीशन से वो सेल वापस बैक टू ए पोजीशन हो जाएगी। तो ऐसे सेल को हम क्या बोलेंगे, डीप्लाज्मोलाइज्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है। प्लाज्मोलाइसिस यानी प्लाज्मा का छोटा हो जाना, डीप्लाज्मोलाइसिस यानी वापस उसका बड़ा हो जाना। बड़ा हो जाना मीन्स वापस जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गए थे वो वापस अंदर आ गए, तो वापस पोजीशन जो थी वो एज इट इज हो गई, जो सेम जो पहले पोजीशन थी वही वापस हो गई। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। अब आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है, प्लाज्मोलाइसिस पढ़ लिया, डीप्लाज्मोलाइसिस पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियस। आप सबको पता है न्यूक्लियस क्या होता है, सेल का सेंटर चीज़ होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल वो कैरी करता है। न्यूक्लियस एक खास चीज़ होती है, उसके अंदर ही क्रोमोसोम होता है, उसके अंदर ही सारी चीज़ें होती। तो ये जो हम शुरू कर रहे हैं अब, ये एक इस लेसन का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा कि सेल वॉल कैसी होती है, मेम्ब्रेन कैसी होती है, मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, किस तरह से सेल के अंदर मटेरियल एक्सचेंज होते हैं, कौन सा मटेरियल अंदर जाएगा बाहर आएगा, ये सब चीज़ें पढ़ ली। एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, उसके बाद वो जो चीज़ें पढ़ी थी फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, वो सब चीज़ें पढ़ना एक तरफ था। दूसरा पोर्शन अगर इस चैप्टर का देखें हम तो ये है कि सेल ऑर्गेनिल, मतलब सेल की स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो प्लांट की सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। तो एनिमल और प्लांट दोनों सेल में छोटे छोटे ऑर्गेनिल्स होते हैं। हमको भी पता है कि हमने जब सेल की स्टडी शुरू की थी तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये था कि सारों में सब ऑर्गन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, सिवाय दो चीज़ के, कुछ होता है वैक्यूल, प्लांट सेल में वैक्यूल होती या नहीं होती, एनिमल सेल में होती या नहीं होती। तो दो तीन चीज़ों का जो डिफरेंस था, एक क्लोरोप्लास्ट ऑर्गन जिसमें क्या होगा,
क्लोरोफिल पिगमेंट होगा, तो वो सिर्फ किस में होता है, प्लांट सेल में होता है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, बाकी सारे सेल ऑर्गेनिल सब में होते हैं, प्लांट सेल में भी होते हैं एज वेल एज एनिमल सेल में भी होते हैं। तो अब हम जो सेकेंड पार्ट शुरू करेंगे वो है सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में, यानी कौन सी सेल कौन सा ऑर्गन कैरी करती है, किस सेल में कितने टाइप के ऑर्गेनिल्स अंदर कैरी होते हैं यानी रहते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने ऑर्गेनिल्स दिया है न्यूक्लियस, सेल के अंदर होने वाला न्यूक्लियस क्या चीज़ होती है। It is the most conspicuous and the largest organelle of a eukaryotic cell. It is visible under light microscope and it is fine. Its fine structure has been revealed by electron microscope. हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या था, तो हम इसका अगर पूरी तरह से क्लियर स्ट्रक्चर दिखना हो तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक सेल में न्यूक्लियस होता है, किस पोजीशन में होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, ये सारा चीज़ें पढ़ेंगे। अब यहाँ पे दे रखा है द न्यूक्लियस कैन बी कॉल्ड कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। अब आपको हेडिंग लिखनी है न्यूक्लियस और यहाँ पे फर्स्ट लाइन अंडरलाइन करनी है जिसको आपको लिखना है द न्यूक्लियस कैन बी कॉल्ड कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। सेल का कंट्रोलिंग पॉइंट या कंट्रोलिंग सेंटर किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस को। सिंस इट कंटेन्स क्रोमोसोम एंड जीन्स विच कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ इन एन इंडिविजुअल सेल। इंडिविजुअल सेल में उसकी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना किसका काम होता है, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक, केंद्र पॉइंट, बिंदु, बीच का जो सेंटर पॉइंट होता है। तो वो जो केंद्रक होगा वो क्या चीज़ है और वो किस तरह से चीज़ों को कैरी करता है, उसमें से सबसे फर्स्ट है क्रोमोसोम और दूसरा है जीन्स। जीन्स जो होते हैं वो डीएनए के ऊपर होते हैं। क्रोमोसोम जो आपके पेरेंट्स से आपको मिलते हैं, हमारे पेरेंट्स से हमको मिलेंगे, हमसे हमारे जो आने वाली जनरेशन होगी उनको मिलेंगे। तो ये जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफ़र होता रहता है, तो इसकी वजह से ही लाइफ की कंटिन्यूटी चल रही है। उसके बाद स्टेनिंग मेक्स द रिजोल्यूशन मोर प्रोनाउंस्ड। न्यूक्लियस एज वेल एज क्रोमोसोम कैन बी स्टैंड वेरी वेल विद द स्टैंड एसिटोकार्मीन। अंडरलाइन करना आप ये चीज़। उसके बाद का स्ट्रक्चर जो है बाद में देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अब आप ये अंडरलाइन कर दो, एक तो ये लाइन कि इसको कंट्रोल सेंटर बोलते हैं, सेकेंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट बन जाएगा कि इसके अंदर क्रोमोसोम और जीन्स होते हैं, एंड देन थर्ड पॉइंट बन जाएगा कि हम किस मटेरियल को यूज़ करते हैं एज ए स्टेनिंग। अगर हमें सेल में न्यूक्लियस को डिस्कवर करना है, न्यूक्लियस की स्टडी करनी है, तो आपको सेल को किस चीज़ से स्टैन करना पड़ेगा। स्टैन तो आपको पता है, कलर देना। तो ये चीज़ स्पेशली है, एसिटोकार्मीन नाम का जो लिक्विड होगा, केमिकल होगा, उसी से अगर आप स्टैन करोगे तो आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्लियर दिखेगा। जैसे मैंने कहा था कि नॉर्मल सेल को स्टैनिंग करने के लिए हम सेफ्रेनिन का यूज़ करते हैं, कॉटन ब्लू का करते हैं। तो यहाँ पर सेफ्रेनिन और कॉटन ब्लू करोगे तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देगा। तो आप ये अंडरलाइन करना कि एसिटोकार्मीन से न्यूक्लियस को स्टैन किया जाता है। इसके बाद का जो डायग्राम और वो है नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।